हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र। तो आज हम 9 अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइज़र देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट न्यूज़ है, रिटेनिंग पॉलिसी रेट्स, आरबीआई कट्स ग्रोथ अप्स इन्फ्लेशन एस्टिमेट्स। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसके बाद आरबीआई ने जो पॉलिसी रेट मतलब जो रेपो रेट है वो तो अनचेंज रखा है। अभी का जो स्टांस है वो भी अकोमोडेटिव रखा है, लेकिन आरबीआई ने ऐसा सिग्नल किया है कि आने वाले टाइम में आरबीआई यहाँ पर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग करने वाली है, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द आरबीआई फ्राइडे डिसाइडेड टू लीव द की पॉलिसी रेट अनचेंज। तो यहाँ पर जो रेपो रेट है उसको अनचेंज रखा गया है और यहाँ पर स्टांस को भी अकोमोडेटिव रखा गया है, बट विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन विड्रॉइंग दिस स्टांस टू रेन इन इन्फ्लेशन वाइल सपोर्टिंग ग्रोथ। तो यहाँ पर ग्रोथ के साथ साथ इन्फ्लेशन को भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पर जो आरबीआई है वो आने वाले टाइम में कैलिब्रेटेड टाइटनिंग की तरफ मूव करेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक नया इंस्ट्रूमेंट भी इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसके बारे में हम एक्सप्लेन पेज में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और इसके आने के बाद रिवर्स रेपो रेट क्यों उसकी ज़रूरत नहीं होगी रिवर्स रेपो रेट की। तो रेपो रेट, द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स टू बैंक्स रिमेन एट 4%। तो रेपो रेट यहाँ पर 4% ही रखा गया है। इसके अलावा आरबीआई ने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया है, ये हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन पेज पे। यहाँ पर सेकंड न्यूज़ है, ऑल अबव 18 कैन पे एंड गेट थर्ड वैक्सीन डोज फ्रॉम टुमारो, नॉट इम्पॉर्टेंट एज सच। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की बात की गई है। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में आता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज अ टूल यूज्ड इन द मॉनेटरी पॉलिसी दैट अलाउज बैंक्स टू बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई और टू लेंड फंड्स टू द आरबीआई थ्रू द रिवर्स रेपो एग्रीमेंट। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में आता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, बस आपको इतना पता होना चाहिए। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की गई है फोर्टिफाइड राइस की। अब फोर्टिफाइड क्या होता है, फोर्टिफिकेशन क्या होता है। तो द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिफाइंस फोर्टिफिकेशन एज डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अगर कंटेंट बढ़ाया जाता है ताकि जो फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो इंप्रूव हो सके, तो उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। तो इट डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन अ फूड सो एज टू इंप्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड एंड टू प्रोवाइड पब्लिक हेल्थ बेनिफिट विद मिनिमल रिस्क टू हेल्थ। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का ये कहना है कि राइस फोर्टिफिकेशन हम करेंगे और राइस फोर्टिफिकेशन को वेरियस स्कीम्स के थ्रू पॉपुलेशन तक पहुँचाएंगे। तो इन अदर वर्ड्स, राइस फोर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू रेगुलर राइस। द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर एडिड कीपिंग इन माइंड डाइटरी रिक्वायरमेंट्स। तो यूनियन कैबिनेट ने ऑन फ्राइडे अप्रूव कर दिया है कि फोर्टिफाइड राइस को ही सप्लाई किया जाएगा थ्रू द टीपीडीएस, इसके अलावा आईसीडीएस, पीएम पोषण। जो पीएम पोषण है उससे पहले नाम इसका मिड डे मील स्कीम हुआ करता था, अब इसका नाम बदलकर पीएम पोषण कर दिया गया है और इसमें और भी कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए हैं पीएम पोषण में। इसके अलावा सारी जो वेलफेयर स्कीम्स है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की, तो 2024 तक 3 फेज़ के दौरान हर जगह फोर्टिफाइड राइस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आई होप आपको फोर्टिफिकेशन का मतलब समझ आ गया हो क्या होता है फोर्टिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट क्लियर्स एफसीआरए चेंजेस रिसीविंग फॉरेन डोनेशंस नॉट एब्सोल्यूट राइट। इनफैक्ट वेस्टेड राइट भी नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एब्सोल्यूट राइट तो रहने ही दो, वेस्टेड राइट तक नहीं है फॉरेन डोनेशन यहाँ पर एक्सेप्ट करना। अब चेंजेस क्या किए गए थे एफसीआरए में, जिसको लेकर पटिशन गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर सेक्शन 7 एक इंट्रोड्यूस किया गया था। सेक्शन 7 प्रोहिबिट्स ट्रांसफर ऑफ एनी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। सेक्शन 12 मैंडेटरी करता है कि आपको आधार कार्ड डिटेल्स बतानी पड़ेगी, जो भी ऑफिस बेयरर है, फंक्शनरीज है एनजीओ का, टू प्रोड्यूस आधार कार्ड डिटेल्स ऑफ द ऑफिस बेयरर्स, फंक्शनरीज, डायरेक्टर्स ऑफ द सोसाइटीज ट्रस्ट एज आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। इसके अलावा सेक्शन 12(1)(a) की बात की गई है और सेक्शन 17 की बात की गई है, जो कि मैंडेटरी करता है कि आप जो डोनेशंस ले सकते हो उसके लिए आपको एसबीआई की जो ब्रांच न्यू दिल्ली में है वहीं पर आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और वहीं पर आप फॉरेन डोनेशन ले सकते हो। तो सेक्शन 12(1)(a) एंड सेक्शन 17 मेड इट मैंडेटरी फॉर रेसिपिएंट्स to open FCRA account and receive foreign donation only at the New Delhi main branch of the State Bank of India। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए थे FCRA में। अब चेंजेस हमने देख लिए, इसको लेकर पटिशन गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है इन चेंजेस को लेकर। तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको कॉन्स्टिट्यूशनली अपील किया है कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के साथ में ही जाते हैं। अंडरलाइनिंग दैट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन में टेंड टू इन्फ्लुएंस और इम्पोज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या हो सकता है कि जो फॉरेन अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को इन्फोर्स करना चाहता है तो वो आसानी से हो सकती है। फिर सेंटर ने यहाँ पर कुछ चेंजेस किए थे एफसीआरए में, मैंने आपको बता दिया, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, वो भी हमने देख ली।
The bench of justices said, receiving foreign donations can't be an absolute or even a vested right. We say so because the theory of possibility of national polity being influenced by foreign contribution is globally recognized. तो ऐसा होता है कि विदेशों से पैसा आता है, फिर कुछ किया जाता है, और यहाँ पर आइडियोलॉजी को, जैसे फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में देख सकते हो। पाकिस्तान में जैसे उनके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये कहना है कि फ़ॉरेन से पैसा आ रहा है, एमएलए खरीदे जा रहे हैं, एमपी खरीदे जा रहे हैं, तो वही मैटर हो सकता है। तो फॉर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन कैन हैव मटीरियल इम्पैक्ट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड पॉलिटी ऑफ द कंट्री। द फॉरेन एड कैन क्रिएट प्रेजेंस ऑफ अ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूटर एंड इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ द कंट्री। तो फॉरेन एड आएगी तो कोई फॉरेन यहाँ पर प्रेजेंस भी होगी, जिसकी वजह से हमारी जो पॉलिटी, हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो सकती है, जिसकी वजह से अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ भी रहा है तो वो यहाँ पर लिमिट्स में होना चाहिए, उसके ऊपर प्रॉपर सेफगार्ड्स होने चाहिए, चेक्स और बैलेंसेस होने चाहिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के लिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताया गया कि आरबीआई आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस करने वाली है। नॉट इंपॉर्टेंट एज सच। हाउ कोलंबो लॉस्ट द प्लॉट, ये हम डिस्कस करेंगे। तो आपको श्रीलंका की क्राइसिस के बारे में सब पता है। अब श्रीलंका ऐसी क्राइसिस में पहुंचा कैसे, ये हम डिस्कस करेंगे। श्रीलंका का कमर्शियल डेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, पेमेंट शॉर्टफॉल भी हो रहे हैं क्योंकि उनका फॉरेक्स भी बहुत कम हो चुका है। अब ऐसा क्यों हुआ? तो सबसे पहले जो श्रीलंका की इकॉनमी वो टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। ईस्टर बॉम्बिंग अटैक्स हुए, उसके बाद कोविड-19, जिसकी वजह से उनकी टूरिज्म जो है पूरी तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्री खत्म हो गई और उनकी कंट्री में फॉरेक्स नहीं आ पाए। इसके अलावा उनकी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थी, जैसे कि उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी कि अब हम सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की वजह से क्या हुआ, ईल्ड्स कम हो गई, तो जिसकी वजह से हमें फूड शॉर्टेजेस देखने को मिली श्रीलंका में। तो फर्स्ट देयर वॉज दिस डिसीजन टू बैन फर्टिलाइजर इम्पोर्ट्स एंड स्विच ओवरनाइट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये डिसीजन जो है इसकी वजह से ईल्ड कम हो गई, और ईल्ड कम हुई तो यहाँ पर हमें फूड शॉर्टेजेस देखने को मिली श्रीलंका में। तो हमने पहले 3 रीजंस देख ली, ईस्टर बॉम्बिंग्स, कोविड-19 और यहाँ पर टू बैन फर्टिलाइजर एंड मूव टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। डिसीजन को रिवर्स कर दिया गया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करेंगे, लेकिन तब तक जो होना था वो हो चुका था, क्रॉप यील्ड्स कम हो चुके थे। अब इसके अलावा इनके पास एक ऑप्शन था श्रीलंका के पास कि ये आईएमएफ असिस्टेंस ले सकते हैं, लेकिन आईएमएफ असिस्टेंस देता है तो उसके बाद कंडीशंस भी लगाता। फॉर एग्जांपल आपको, जैसे इंडिया को आईएमएफ ने असिस्टेंस दी थी, तो आईएमएफ का ये कहना था कि आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एलपीजी करना पड़ेगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सिमिलर कंडीशंस लगाएगा आईएमएफ इनके ऊपर भी, पर ये चाहते नहीं है कि कंडीशंस में रहे, ये रिस्ट्रेंट में रहे, जिसके बाद ये आईएमएफ असिस्टेंस लेना ही नहीं चाहते हैं। तो गवर्नमेंट रिफ्यूज टू सीक आईएमएफ असिस्टेंस। तो ये आईएमएफ असिस्टेंस ले सकते थे और ऐसी क्राइसिस होने से रोक सकते थे, पर इन्होंने आईएमएफ असिस्टेंस नहीं ली। इट इज नाउ रिलेटेड ऑन द आईएमएफ, बट श्रीलंकाज इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हैज बीन प्रोलॉन्ग्ड एंड डीपेंड बाय दिस इन डिसीजन। तो ये पहले इनको डिसीजन ले लेना चाहिए था कि आईएमएफ से इनको हेल्प ले लेनी चाहिए। अब ऑथर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न बताया है कि इसका रीज़न एक और है जिसकी वजह से श्रीलंका में ऐसी क्राइसिस आई है। तो राजपक्षाज इलेक्टोरल सक्सेस स्टेम्स फ्रॉम देयर अनकॉम्प्रोमाइजिंग कमिटमेंट टू डिफेंडिंग सिन्हला बुद्धिस्ट नेशनलिज्म अगेंस्ट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रेशर्स। तो यहाँ पर जो राजपक्षाज है वो क्या चाहते हैं, वो सिन्हला मेजॉरिटी को हमेशा अपीस करने की कोशिश करते रहते हैं। जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होंगी वो भी यहाँ पर ऐसी होंगी जो कि सिन्हला मेजॉरिटी को यहाँ पर अपीस करती हूँ, जिसकी वजह से ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन्होंने बनाई जिसकी वजह से श्रीलंका जैसी क्राइसिस में है। जो महिंदा राजपक्षा है चैनल पॉपुलर रेज एट द इंडिग्निटी ऑफ हैविंग टू नेगोशिएट विद द तमिल्स। तो उस समय जब एलटीटीटी वाला पूरा सिनारियो था और सिविल वॉर चल रही थी श्रीलंका में, उस समय इन्होंने पूरी तरीके से आर्मी का यूज़ करके तमिल्स को क्रश करने की कोशिश की। तो महिंदा एक्सपेंडेड द मिलिट्री एंड लॉन्च्ड अ फुल फ्रंटल मिलिट्री ऑफेंसिव दैट एंडेड विद द एलटीईज टोटल डिफीट। फिर यहाँ पर जो एलटीटी है वो हार गए 2009 में, लेकिन इनकी आर्मी ने बेसिकली वॉर क्राइम्स किए थे। तो वाइल द एलटीटीज डिफीट वॉज सेलिब्रेटेड इन द सिन्हला साउथ, तमिल सिविलियंस की बहुत ज़्यादा लाइफ्स की, लगभग 75,000 तमिल सिविलियंस को मारा गया था इस सिविल वॉर में। तो यूएन एस्टिमेट्स दैट 75,000 तमिल सिविलियंस वर किल्ड इन द फाइनल मंथ्स एंड दैट द श्रीलंका मिलिट्री वाज कल्पेबल फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और श्रीलंका ने यहाँ पर वॉर क्राइम्स किए थे, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए थे। वॉर के बाद भी इंस्टेड ऑफ अ पॉलिटिकल सेटलमेंट विद द तमिल्स, महिंदा राजपक्षा ने क्या किया, जो तमिल जहाँ पर रहते थे जिस एरियाज में, उनका डी फैक्टो मिलिटराइज सीज कर दिया। बेसिकली उनको पावर्स तक डिवॉल्व नहीं की, जबकि इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये है कि तमिल एरियाज में पावर को डिवॉल्व किया जाएगा, लेकिन इन्होंने आज तक वैसा भी नहीं किया है। The hardline approach to the Tamils and their demands was also linked to new, more assertive foreign policy. अब बेसिकली इंडिया जो है, जो तमिल माइनॉरिटीज़ हैं, इंडिया का ये कहना है कि तमिल माइनॉरिटीज़ को आप पावर डिवॉल्व करो। वेस्टर्न नेशंस का ये कहना है कि आप यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन मत करो तमिल के एरियाज़ में, जिसकी वजह से जो श्रीलंका में राजपक्षाज हैं वो यहाँ पर वेस्ट से ज़्यादा हेल्प लेना नहीं चाहते, इंडिया से हेल्प लेना नहीं चाहते और यहाँ पर कोलैबोरेटेड अप्रोच नहीं रखते हैं।
तो द गवर्नमेंट टर्न्ड अवे द लॉन्ग एस्टैब्लिश पैटर्न ऑफ अलाइनमेंट्स विद वेस्टर्न स्टेट्स एंड इंडिया, क्योंकि हम उनको क्वेश्चन करते हैं कि आप तमिल्स के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आप उनको पावर्स डिवॉल्व करो। सेम वेस्ट उनको क्वेश्चन करता है कि आप ह्यूमन राइट्स क्यों वॉयलेट कर रहे हो। तो एंटीपैथी टू द वेस्ट ग्रू एज द यूएस एंड अलाइज पुश्ड फॉर अकाउंटेबिलिटी एट द यूएनएचआरसी। तो यहाँ पर यूएनएचआरसी में अकाउंटेबिलिटी की बात की गई कि आपने वॉर क्राइम्स किए, आपने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया है। तो देयर इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग मिसट्रस्ट ऑफ इंडिया अमंग्स सिन्हला बुद्धिस्ट नेशनलिस्ट हु सी इट एज द सोर्स ऑफ हिस्टोरिक तमिल इन्वेजन्स। अब जो सिन्हला मेजॉरिटी है श्रीलंका में, वो ऐसा देखते हैं कि इंडिया से ही ये तमिल इन्वेजन हुआ है और इंडिया से ही तमिलियंस आए हैं और उनकी ज़मीन पर यहाँ पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। राजपक्षास ने इसी सेंटीमेंट को यूज़ किया इलेक्शन में जीतने के लिए। तो राजपक्षास ट्रांसलेटेड दिस सेंटीमेंट इनटू पॉलिसी और इसकी वजह से वो इंडियन अटेम्प्ट्स के साथ कोलैबोरेट करना उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने इंडिया के साथ कोलैबोरेट करना ही बंद कर दिया और ये जो राजपक्षास है बहुत ज़्यादा प्रो चाइना हो गए। इसके बाद इन्होंने नए अलाइंसेस ढूंढने लगे। इनको एक चाइना नया अलाइंस बना जिन्होंने इनको डेट ट्रैप में फंसा दिया। तो देयर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज वर ऑल्सो मोर इन कीपिंग विद सिन्हला नेशनलिस्ट सिंपैथीज। द गवर्नमेंट डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम द ओवर्टली प्रो मार्केट लिबरलाइजेशन पॉलिसी। तो यहाँ पर श्रीलंका में लिबरलाइजेशन पॉलिसी से पीछे हटने लग गए। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट क्या किया, लोन लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड अ वेलफेयर ड्रिवन अप्रोच, जो कि यहाँ पर बायलेटरल और कमर्शियल मार्केट डेट इनका बढ़ाता गया। द नोवेल्टी the Rajpakshas brought was the reliance on international commercial debt to fund public expenditure। तो ये लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे करते थे, इंटरनेशनल कमर्शियल लोन लेकर, डेट लेकर। द राजपक्षास ऑल्सो बेट ऑन अ जियो पॉलिटिकल ऑप्टिमिज्म। इनको ये लगा चाइना राइज करेगा। अब चाइना राइज करेगा तो उसकी वजह से अगर चाइना की इन्फ्लुएंस श्रीलंका पर होगी तो इंडिया चाहेगा कि हम यहाँ पर श्रीलंका को अपने इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश करें। तो श्रीलंका को ये लगा कि सब लोग कोशिश करेंगे कि श्रीलंका के साथ अच्छे रिलेशन हो, क्योंकि श्रीलंका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि दोनों मेजर सुपर पावर्स यहाँ पर श्रीलंका के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश करेंगे। तो दे वर कॉन्फिडेंट दैट इन द ग्लोबल competition for power triggered by China's rise, international actors would be compelled to seek श्रीलंका's favor for fear of losing it on the other side। तो उनको ये लगने लगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, उसको ये लगेगा कि श्रीलंका चाइना की तरफ ज़्यादा ना चला जाए, और यहाँ पर चाइना को ये लगेगा कि श्रीलंका इंडिया की तरफ ज़्यादा ना चला जाए। तो दोनों ही कंट्रीज श्रीलंका के ऊपर अपनी इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश करेंगे और श्रीलंका को हमेशा ऐसे डेट मिलता रहेगा। सारी कंट्रीज कोलैबोरेट करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और ये श्रीलंका की विम्स और फैंसीज पे काम होगा कि श्रीलंका किसकी तरफ जाना चाहता है। तो ऐसा इनका सोचना था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। The current crisis has tested the assumptions of the Rajpakshas program to this limits and found it cruelly wanting। None of the great powers who were supposed to be competing for Sri Lanka's favors step up ही नहीं कर रहा। कोई भी कंट्री स्टेप अप नहीं कर रहा बेल आउट करने के लिए। जो हेल्प की है थोड़ी बहुत, वो इंडिया ने ही हेल्प की है। यहाँ पर चाइना भी बेसिकली, चाइना तो अपना डेट तक रीस्ट्रक्चर नहीं कर रहा है श्रीलंका के लिए। तो गोइंग टू द IMF विल रिक्वायर कंसेशंस। तो अब एक ही सोल्यूशन ये बचा है कि IMF में ये चले जाए, IMF से असिस्टेंस ले लें। तो IMF जाएंगे तो उनको कंसेशंस तो बेसिकली कुछ करने पड़ेंगे। ह्यूमन राइट्स इनको बताना पड़ेगा, इनको अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी पड़ेगी, गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव कर रहे हैं ये इनको बताना पड़ेगा। तो बेसिकली गोइंग टू द IMF विल रिक्वायर कंसेशंस ऑन ह्यूमन राइट्स एंड गुड गवर्नेंस टू सिक्योर प्रेफरेंशियल एक्सेस टू यूरोपियन मार्केट। एट द सेम टाइम इंडियन बायलैटरल असिस्टेंस हैज कंडीशनैलिटीज ऑन क्लियरिंग कंट्रोवर्शियल इन्वेस्टमेंट्स। आयरनी श्रीलंका's पुश फॉर टोटल सॉवरेन ऑटोनॉमी। तो श्रीलंका चाहता था उसकी टोटल सॉवरेन ऑटोनॉमी रहे, सारी कंट्रीज उसके ऊपर इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करें। जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं उनको ज़्यादा लेवरेज नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी ही कंट्रीज़ यहाँ पर श्रीलंका के ऊपर इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हुआ सब कुछ उल्टा ही। हमने देख लिया श्रीलंका में क्या हुआ है। हेरिटेज गेट्स इज ड्यू, ये हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है धारा एंड ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। तो धारा एंड ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम्स इज द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स फ्लैगशिप इनिशिएटिव इन दिस डायरेक्शन। ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है एंशिएंट हिस्ट्री में एंड अचीवमेंट्स अक्रॉस डोमेन्स। तो धारा एम्बॉडीज द आइडियाज ऑफ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज फ्रॉम वन एज टू अनदर। अब यहाँ पर बात की गई कि इंडिया में क्या क्या आया था सबसे पहले। तो आपको मैथमेटिक्स का जीरो तो पता है कि इंडिया में आया था। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू इमेजिन द एडवेंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स। तो मॉडर्न मैथमेटिक्स आपको लगता है मॉडर्न वर्ल्ड में बनी है, लेकिन नहीं, वो इंडिया में एंशिएंट टाइम में ही बन गई थी। तो फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड इट वॉज द ग्रीक मैथमेटिशियन आर्किमिडीज हु प्रोड्यूस द फर्स्ट नोन समेशन ऑफ एन इन्फिनिट सीरीज। लेकिन जो माधव थे, इन्होंने उसको बहुत पहले ही यूज़ कर लिया था इनफाइनाइट सीरीज़ को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई को निकालने के लिए। तो हाउएवर इट वाज यूज्ड बाय माधव टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। तो इनफाइनाइट सीरीज़ जो हमें लगता है कि आर्किमिडीज ने दी है, ये बहुत पहले इंडिया को पता थी। फिर यहाँ पे बताया गया है जो अरेबिक न्यूमरल सिस्टम है उसके ओरिजिन्स कहाँ पर है। तो उसके ओरिजिन्स हैं बख्शाली मनुस्क्रिप्ट में, जो कि फर्स्ट सर्वाइविंग रेफरेंस ऑफ द इंडियन न्यूमरल सिस्टम। तो अरेबिक न्यूमरल सिस्टम जो है वो है बख्शाली मनुस्क्रिप्ट से। दिस सिस्टम वॉज ट्रांसफर टू द अरब वर्ल्ड। उसके बाद यहाँ पर पर्शियन मैथमेटिशियन के पास किया, फिर अरब वर्ड से यहाँ पर ट्रांसफर हुआ यूरोप में। तो न्यूमरल सिस्टम जो है कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर हुआ, लेकिन ओरिजिनेट कहाँ हुआ था, इंडिया की बख्शाली मैनुस्क्रिप्ट से।
इट वॉज ब्रह्मगुप्त हु स्टैब्लिश्ड वे बैक इन द 7th सेंचुरी कि जो प्रोडक्ट होता है डेट का और फॉर्च्यून का वो हमेशा डेट होता है। फॉर एग्जाम्पल माइनस को अगर आप प्लस से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस आएगा, ये बताया था ब्रह्मगुप्त ने। तो इट वॉज ब्रह्मगुप्त हु established way back in the 7th century CE that the product of a debt and fortune is a debt. Similarly अगर हम फिबोनाची सीरीज देखें, ये भी जो काम है ये है विराहंका का, और पास्कल्स ट्राइंगल एंशियंट इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू मॉडर्न मैथमेटिक्स हैज़ बीन डोमिनेट एंड कंसिस्टेंट। तो जो हम पास्कल्स ट्राइंगल के नाम से जानते हैं बेसिकली वो था पिंगलाज मेरू प्रास्तारा। वी ऑल नो दैट इंडिया वॉज अ सेंटर ऑफ ट्रेड, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। जो कि हम बात करते हैं डेमेस्कस की सोड की, जिसका कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा था, वो बेसिकली इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुई थी। तो डेमेस्कस सोड्स विद हाई कार्बन कंटेंट ऑफ 1.5 to 2.0% एंड नोन टू हैव द एबिलिटी टू कट इवन गेस कर्चीफ्स वर मेड फ्रॉम वुड्स स्टील इन इंडिया। और उस समय जो वुड्स स्टील सोड्स और डैगर्स बनाए जाते थे बहुत सारे सेंटर्स में, जैसे कि लाहौर, अमृतसर, आगरा, जयपुर, ग्वालियर, तंजौर, मैसूर एंड गोलकोंडा। जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बंद कर दिया। इसके अलावा जो हमारे आर्ट थे वो सब खत्म हो गए ब्रिटिशर्स के आने के बाद। तो बेसिकली इंडिया की जो हेरिटेज है वो बहुत ज़्यादा रिच है, वही यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। ब्रिटिश में ये माना जाता था कि आप अगर किसी को लोन दे रहे हो, अगर आप उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हो तो वो सिन है। फिर कौटिल्य ने ये बात बहुत पहले ही क्लियर कर दी थी कि इंटरेस्ट लेना कोई सिन नहीं है। वाइल सर्टेन थॉट लीडर्स इन द वेस्ट प्रोहिबिटेड इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, terming it a sin, ancient philosophers like Kautilya advocated interest rates that varied with risk. तो ये आपको सब समझ आ गया हो। यहाँ पर बात की गई सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट सिस्टम की, जो कि इनेबल करेगा मिसाइल को कि एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सके एट सुपरसोनिक स्पीड। तो ये सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट सिस्टम। हु इज़ अ फ्लाइट रिस्क, यहाँ पर बात की गई LOC की, लुकआउट सर्कुलर। लुकआउट सर्कुलर क्या होता है, कौन इशू कर सकता है, कोर्ट इसको ख़त्म कर सकते नहीं कर सकते, तो वो सब अब हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये एक इंसान है आकर पटेल। तो आकर पटेल के अगेंस्ट यहाँ पर लुकआउट सर्कुलर इशू किया गया था। इससे पहले राणा अयूब के अगेंस्ट भी लुकआउट सर्कुलर इशू किया गया था। तो ये बहुत टाइम से न्यूज़ में, तो एक बार हम देख लेते हैं। अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन दिल्ली ऑन फ्राइडे स्टेड अ मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर डायरेक्टिंग द CBI टू विदड्रॉ इट्स लुकआउट सर्कुलर। अब लुकआउट सर्कुलर जो है वो इसीलिए इशू किया जाता है ताकि जो पर्सन है वो यहाँ पर कंट्री छोड़कर ना जा सके। तो एन LOC इज इशू टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम लीविंग द कंट्री। तो किसी भी कंट्री को बाहर जाने से रोकने के लिए LOC इशू किया जाता है, पहला पॉइंट। इट इज़ इशूड बाई वेरियस एजेंसीज एंड गवर्नमेंट बॉडीज। किसके लिए इशू किया जाता है, तो टू द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन इशू किया जाता है, और एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में किया जाता है ताकि वो अब्रॉड ना जा सके। द BOI मेंटेन्स अ रजिस्टर ऑफ सच सर्कुलर्स, जिसको इनफॉर्मली ये भी कहा जाता है कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है, कि ये लोग जो हैं ये कंट्री से एग्जिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो BOI है उसके पास ये पावर नहीं है कि वो किसी को अरेस्ट या डिटेन कर सकती। तो बेसिकली कंट्री से बाहर जाने से रोक सकती है लेकिन अरेस्ट और डिटेन नहीं कर सकती है। जो LOC होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, और 1 साल के बाद इसको वापस से री इशू करना पड़ता है, क्योंकि 1 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। अब कौन इशू कर सकता है LOC, तो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स LOC जो है वो बहुत सारी ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स यहाँ पर इशू कर सकते हैं, जैसे कि not below the rank of deputy speaker to the government of India, or an officer not below the rank of joint secretary in the state government, or district magistrate or superintendent of police, or designated officers of various law enforcement and security agencies। इसके अलावा यहाँ पर CBI इशू कर सकता है, NIA इशू कर सकता है, enforcement directorate इशू कर सकता है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, द इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो एक बार आप सुपरफिशियल तरीके से देख लेना कि कौन कौन इशू कर सकता है। अंडर वॉट सर्कमस्टांसेस इज़ वन इशू, तो लुकआउट सर्कुलर कब इशू किया जाता है, कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट ऑर्डर ने 2010 में एक ऑर्डर निकाला था। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ऑफिस मेमोरेंडम में ये बोला था कि LOC का रिकोर्स तभी लिया जाएगा अगर जो पर्सन है उसके अगेंस्ट कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर IPC। इट सेट द इशूइंग एजेंसी सपोज टू प्रोवाइड रीजंस। इसके अलावा जो भी एजेंसी लुकआउट सर्कुलर निकाल रही है तो उसको ये बताना पड़ेगा कि किस रीज़न की वजह से यहाँ पर लुकआउट सर्कुलर किसी पर्सन के अगेंस्ट निकाला गया है। तो इट सेट द इशूइंग एजेंसी सपोज टू प्रोवाइड रीजंस फॉर ओपनिंग एन LOC इन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सब्जेक्ट को बताना कि किस रीज़न की वजह से उसे कंट्री से बाहर जाने से रोका जा रहा है। तो आपको यहाँ पर जब आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को वो भेजोगे LOC सर्कुलर, तो आपको उसके ऊपर तो मेंशन करना पड़ेगा क्या रीज़न है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट को बताना ज़रूरी नहीं है। होम मिनिस्ट्रीज ऑफिस मेमोरेंडम इन 2010 एडेड अनदर कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर्सन के अगेंस्ट कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए अंडर IPC, तभी उसके अगेंस्ट लुकआउट सर्कुलर हो सकता है। लेकिन होम मिनिस्ट्री के ऑफिस मेमोरेंडम 2010 में एक और कैटेगरी ऐड की कि अगर वो सारी कंडीशंस मीट नहीं हो रही तब भी लुकआउट सर्कुलर किसी पर्सन के अगेंस्ट यहाँ पर इशू किया जा सकता है। तो वेयर एन LOC कैन बी इशूड विदाउट कंप्लीट पैरामीटर्स एंड और केस डिटेल्स अगेंस्ट टेररिस्ट और नेशनल एलिमेंट्स एटसेट्रा इन लार्जर नेशनल इंटरेस्ट। अब व्हाट लॉ गवर्न्स द
इशुएंस ऑफ एन एलओसी, तो कोई लॉ नहीं है गवर्न करने के लिए एलओसी को, तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक लॉ। एलओसी जो है वो इशू किया जाता है जो भी यहाँ पर होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग। 3 बार यहाँ पर ऑफिस मेमोरेंडम और लेटर्स के थ्रू यहाँ पर डिसाइड किया गया कि एलओसी कौन कौन से केसेस में यहाँ पर इशू किया जा सकता है। क्या कोर्ट्स क्वॉश कर सकते हैं एलओसी को? तो कोर्ट्स क्वॉश कर सकते हैं एलओसी को। तो कोर्ट्स कैन क्वॉश एन एलओसी इफ इट हैज़ नॉट बीन इशूड इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं हो, या फिर जिस एजेंसी और ऑफिसर ने इसको इशू किया है उसके पास इतनी पावर ना हो कि वो इशू कर सकता है। इट कैन ऑल्सो सेट असाइड एन एलओसी अगर इसको ये लगता है, कोर्ट को ये लगता है जो इशुएंस के ग्राउंड्स हैं वो फुलफिल्ड नहीं होते हैं। दिस बेसिकली मीन्स इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन कि डिस्पाइट अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट द सब्जेक्ट, अगर फ्लाइट रिस्क नहीं है, कि ये नहीं है, डर नहीं है कि ये इंसान जो है देश छोड़कर भाग सकता है, तो ऐसे में उसके अगेंस्ट लुकआउट सर्कुलर नहीं इशू किया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। रिजर्व बैंक पॉलिसी थ्रस्ट मॉनेटरी टाइटनिंग टू टैकल इन्फ्लेशन। तो फॉर द 11th टाइम इन अ रो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो मेन पॉलिसी रेट रेपो रेट है उसको 4% पर ही रखा है। अभी भी स्टांस अकोमोडेटिव है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर जो स्टांस है वो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग होने वाला है। इसके आरबीआई ने सिग्नल दे दिए हैं। आरबीआई ने जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको कम किया। आरबीआई का ये कहना है जो ग्रोथ फोरकास्ट होगी 2022-23 की वो 7.2% होगी। इससे पहले आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया था कि 7.8% होगी। आरबीआई हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द रिटेल इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन फ्रॉम 4.5% टू 5.7%। इन्फ्लेशन जो है आरबीआई को मेंटेन करना होता है 4 ± 2% में, तो बेसिकली 2 से लेकर 6% के बीच में यहाँ पर आरबीआई को इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है सीपीआई को टारगेट करके। आरबीआई जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट करता है, आरबीआई को अगर इन्फ्लेशन मैनेज करना है तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मार्केट से पैसा खींचना पड़ेगा। तो आरबीआई को मार्केट से अगर पैसा खींचना है तो उसके लिए आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जीसेक्स को बेचता है, इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट का यूज़ करता है। तो बेसिकली बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है आरबीआई के पास जिसके थ्रू यहाँ पर आरबीआई इन्फ्लेशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब आरबीआई के पास एक और इंस्ट्रूमेंट आ गया है जो कि है एसडीएफ। तो आरबीआई हैज़ इंट्रोड्यूस द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, अ न्यू टूल फॉर एब्जॉर्विंग लिक्विडिटी। आरबीआई को इससे पहले अगर लिक्विडिटी एब्जॉर्व करनी पड़ती थी, मार्केट से अगर पैसा अपनी तरफ लाना पड़ता था तो आरबीआई को जीसेक्स इशू करने पड़ते थे। तो बेसिकली यहाँ पर मार्केट में अगर जीसेक्स आरबीआई देता तो जीसेक्स जो खरीदता वो आरबीआई को यहाँ पर पैसा देता, लेकिन अब आरबीआई को जीसेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो बैंक्स होते हैं वो रिवर्स रेपो रेट में यूज़ करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं बैंक्स जीसेक देते हैं, और यहाँ पर क्या बैंक्स को लोन मिल जाता है तो वो तो रेपो रेट हो जाता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या करते हैं बैंक्स, तो रिवर्स रेपो रेट में बैंक के पास जो भी एक्स्ट्रा मनी है वो यहाँ पर आरबीआई को देते हैं, और आरबीआई बदले में क्या देता है बैंक्स को, तो आरबीआई बदले में देता है जीसेक्स। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि आरबीआई को यहाँ पर कोलेट्रल की जरूरत पड़ रही है। अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन मेंटेन करना तो आरबीआई पहले यहाँ पर बैंक्स को जीसेक्स देगा, उसके बाद बैंक्स अपना एक्स्ट्रा मनी क्या करेंगे, आरबीआई को देंगे, तो उस कोलेट्रल की ज़रूरत ही ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल जीसेक्स की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि अगर जीसेक्स की जरूरत पड़ेगी तो आरबीआई एक लिमिटेड अमाउंट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जांपल जीसेक्स खत्म हो गया फिर क्या करेगा, तो हाँ आप बोल सकते हो कि एक मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड वाली स्कीम भी है जिसमें जीसेक्स खत्म हो गया उसके बाद यहाँ पर जो आरबीआई है वो एक्स्ट्रा जीसेक्स इशू कर सकता है, लेकिन यहाँ पर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में ऑल टुगेदर कोलेट्रल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इन दिस रिव्यू द आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एंड न्यू टूल फॉर एब्जॉर्विंग लिक्विडिटी एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3.7%। इसके बाद यहाँ पर जो कॉरिडोर है वो भी मेंटेन करने की कोशिश की गई है 50 बेसिस पॉइंट्स में। तो जो कॉरिडोर है बिटवीन द रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कोविड के टाइम में 90 बीपीएस का डिफरेंस आ चुका था, लेकिन उस डिफरेंस को वापस से प्री कोविड लेवल पर ले गए हैं और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 50 बीपीएस पर आ चुका है। तो आई होप आपको एसडीएफ समझ आ गया हो। अगर आपको नहीं समझ आया एसडीएफ तो आप मुझे एक बार बता देना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी एसडीएफ, क्योंकि न्यू टॉपिक है, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हुई हो। यहाँ पर बात की गई नॉन डोमिसाइल टैक्स स्टेटस क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है वन इज नॉट लीगली बाउंड टू पे टैक्स इन द यूके ऑन इनकम अर्न ओवरसीज। यहाँ पर हम आगे चलते हैं। बॉन्ड यील्ड है वो लगातार बढ़ रही है। अब बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ रही है, इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने जीसेक लिए 100 रुपये की और उस पर मुझे इंटरेस्ट रेट मिलता है 8% का, तो मतलब मुझे 108 मिलता है, लेकिन मुझे कहीं और इन्वेस्ट करना है तो मैं चाहती हूँ कि मैं जीसेक्स किसी को बेच दूँ। तो कोई अगर मेरे सामने 90 रुपये में लेने के लिए तैयार होगा, मैं कहूँगी ठीक है तुम ये ले लो 90 रुपये की जीसेक, और मुझे 90 रुपये दे दो ताकि मैं यहाँ पर कहीं और इन्वेस्ट कर सकूँ। जब उसको वो 90 रुपये मिले तो उसको भी उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो बेसिकली उसको 90 रुपये पर 8% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, मुझे 100 रुपये पर 8% इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। इसका मतलब ये है कि बॉन्ड की यील्ड बढ़ गई। अब बॉन्ड की यील्ड बढ़ गई, इससे क्या प्रॉब्लम होगी, अब जैसे यहाँ पर बॉन्ड की यील्ड बढ़ गई तो अगर अब कोई नया इन्वेस्टर आएगा मार्केट में और वो यहाँ पर चाहता है कि वो कहीं इन्वेस्ट करे, तो वो ये उम्मीद करेगा कि अगर उसको किसी बॉन्ड पे 10% मिल रहा है तो दूसरे बॉन्ड में उसको 11% मिले। तो ऐसे में गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कम इंटरेस्ट रेट पे बोरो करना। तो राइजिंग यील्ड्स मीन इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट अ राइज इन इंटरेस्ट रेट एंड आर देयरफॉर सेलिंग द बॉन्ड पेपर्स दे आर होल्डिंग। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि बॉन्ड यील्ड क्या होती है और बॉन्ड यील्ड कैसे कम होती है। रिवर्स रेपो आउट एसडीएफ इन, तो रिवर्स रेपो की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एसडीएफ को यूज़ किया जाएगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और यहाँ पर जो मनी है उसको सक करने के लिए।
तो इन 2020 ड्यूरिंग द पैंडेमिक द विथ ऑफ द एलएफ कॉरिडोर, ये मैंने आपको बता दिया कि एलएफ कॉरिडोर की जो विथ थी, तो बेसिकली रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ के बीच का जो डिफरेंस था वो 90 बीपीएस हो चुका था। अब वापस यहाँ पर आरबीआई इसका डिफरेंस जो है वो यहाँ पर 50 बीपीएस कर रही है। 2018 में एक सेक्शन अमेंड किया गया था, सेक्शन 17 ऑफ द आरबीआई एक्ट, जो कि सेंट्रल बैंक को एम्पावर करता है टू इंट्रोड्यूस द एसडीएफ। एसडीएफ का क्या मतलब होता है? एक एडिशनल टूल है लिक्विडिटी को अब्जॉर्व करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोलेट्रल की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर जीसेक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आरबीआई को जीसेक देने की जरूरत नहीं है बैंक्स को। यहाँ पर आरबीआई डायरेक्टली क्या करेगा, बैंक से पैसा ले लेगा और बैंक्स को इंटरेस्ट रेट देना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर बेसिकली आप रिवर्स रेपो रेट ही समझ सकते हो, बस यहाँ पर कोलेट्रल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेम एज रिवर्स रेपो रेट, बस यहाँ पर कोलेट्रल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाय रिमूविंग द बाइंडिंग कोलेट्रल कंस्ट्रेंट ऑफ द आरबीआई, जो एसडीएफ है वो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी जिससे आरबीआई यहाँ पर इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सके उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।